गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज मैं AITS नंबर 6 का पेपर डिस्कस कर रहा हूँ। 6 और 7 मैं डिस्कस करूँगा। तो पहले मैं AITS का पेपर नंबर 6 डिस्कस कर रहा हूँ, जो कि PDF के फॉर्म में आपके सामने खुला है। और मैं इसमें ऑर्गेनिक वाला पोर्शन, जितने क्वेश्चन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के हैं, वो मैं फिलहाल आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो पहला क्वेश्चन अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 49 इस कैटेगरी में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 49 ये बोल रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्पीसीज साइज ऑफ फर्स्ट स्पीसीज इज लार्जर देन दैट ऑफ सेकेंड। देखिए, जहां तक हम साइज की बात करते हैं, एटॉमिक साइज की बात करते हैं, तो आपको शायद पता होगा, जिसको हम रेडियाई भी बोल सकते हैं इनडायरेक्टली, कि टॉप टू बॉटम अगर हम लोग चलते हैं किसी भी ग्रुप में, अगर हम टॉप टू बॉटम आ रहे हो तो एटॉमिक रेडियाई ग्रेजुअली क्या होती है, इंक्रीज करती जाती है। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि जो नंबर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो इंक्रीज करते जाते हैं। जैसे मैं अगर बात करूं लिथियम की, अगर मैं फर्स्ट ग्रुप की बात कर रहा हूं, तो फर्स्ट ग्रुप में अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन का वैलेंशियल कॉन्फिगरेशन होता है 1s1, लिथियम का हो जाता है 2s1 और सोडियम का हो जाता है 3s1, लाइक दिस। तो आप देख रहे हैं एक एक शेल बढ़ता जा रहा है। इससे एटॉमिक रेडियाई क्या हो जाएगी? बढ़ती जाएगी और साइज बढ़ते जाएंगे। तो पहला पेयर दिया हुआ है लिथियम और मैग्नीशियम का, दूसरा पेयर दिया है पोटेशियम और स्ट्रोंशियम का, तीसरा दिया है बेरिलियम और रुबिडियम का। तो अगर हम लोग बात करें, पूछ ये रहा है कि विच फॉलोइंग पेयर स्पीसीज साइज फर्स्ट इज लार्जर, तो फर्स्ट लार्जर है सेकेंड से। तो इसका मतलब है, ये मैंने ग्रुप की बात की, और ग्रुप के बाद अगर हम लोग पीरियड की बात करें तो पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है? रेडियाई डिक्रीज करती जाती है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, जिससे रेडियाई डिक्रीज करती है। तो इसका आंसर होगा आपका थर्ड वाला, बेरियम और रुबिडियम। तो बेरियम का साइज क्या होगा? बड़ा होगा, और बेरियम का छोटा होगा। फर्स्ट स्पीसीज लार्जर देन द सेकंड स्पीसीज, है ना। तो ये और रुबिडियम जो होगा, तो इस केस में आपका आंसर बनेगा कि थर्ड वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बेरियम नीचे आ रहा है और रुबिडियम, क्योंकि अगर हम सेकंड ग्रुप की बात करें तो सेकंड ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, ये आते हैं। और अगर इससे पहले वाले ग्रुप की हम लोग बात करें तो यहां आएगा हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांशियम। ठीक, तो यहां पे रुबिडियम आ रहा है और यहां पे बेरियम आ रहा है। इसका मतलब जो बेरियम है वो बड़ा है और रुबिडियम से। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। क्वेश्चन नंबर 50 ये बोल रहा है, द हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म फ्रॉम s and p ऑर्बिटल कैन कंट्रीब्यूट। देखिए, जो हाइब्रिडाइजेशन हम लोग देखते हैं इन जनरल, तो हाइब्रिडाइजेशन में हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन देखते हैं, और कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो फॉर्म किससे होते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, और वो जो हाइब्रिडाइजेशन में जो बॉन्ड बनते हैं वो बेसिकली कौन से बॉन्ड होते हैं? सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सिग्मा बॉन्ड ओनली। तो हाइब्रिडाइजेशन में जो पार्टिसिपेट कर रहा है वो सिग्मा बॉन्ड पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर हम उसमें देखेंगे हम लोग, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट वाला। तो ये दो क्वेश्चन अभी इनऑर्गेनिक के थे। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहा हूं। हमारा जो नेक्स्ट अब हमारा जो क्वेश्चन है 51 वाला क्वेश्चन है हमारा, जो इनऑर्गेनिक से आ रहा है, केमिकल बॉन्डिंग से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको फाइंड आउट करना है। बॉन्ड ऑर्डर O2 प्लस ग्रेटर देन O2। देखिए, हमने पहले भी टॉपिकों में डिस्कस किया था, पिछले AITS वगैरह में, अगर आप ने देखे होंगे अगर वो लेक्चर, तो आपको क्लियर होगी। हमने बताया था आपकी कि O2 प्लस बोलता है, तो O2 प्लस जो हो रहा है, इसके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जा रहे हैं? 15, क्योंकि 16 होते हैं नॉर्मली, पर एक इलेक्ट्रॉन आपने निकाल दिया है, इसके 15 हो गए। 15 होने का मतलब है इसका जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो कितना आ जाएगा? 2.5 आ जाएगा। और O2 है, O2 का आपको मालूम है 16 होता है, तो O2 का 16 है, और 16 इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि O2 का बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है 1 से, तो पहला वाला स्टेटमेंट जो है वो तो करेक्ट है। आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है।
फिर बोल रहा है कि N2 प्लस इज मोर स्टेबल देन N2 माइनस। तो N2 प्लस मोर स्टेबल है N2 माइनस से, क्योंकि N2 प्लस जो बनेगा वो उसका जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो 13 हो गया, तो 13 का जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो कितना आ जाएगा 2.5 आ जाएगा, और N2 माइनस जो है ये हो जाएगा आपका, N2 माइनस बोलेगा तो कितना हो जाएगा 15, और 15 का बॉन्ड ऑर्डर भी हो जाएगा 2.5। हमने आपको एक केस बताया था, जहां तक आपको ध्यान होगा, मैं सेकंड ऑप्शन की बात कर रहा हूं, जब बॉन्ड ऑर्डर सेम हो जाते हैं तो हम देखते हैं कि किस वाले मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में है। अगर एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो वो लेस स्टेबल होगा, और एंटी बॉन्डिंग में कम इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो स्टेबल होगा। तो N2 माइनस में क्या हो रहा है कि एंटी बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर जाएगा, इसी कारण वो अनस्टेबल हो जाएगा, और N2 प्लस जो है वो आपका ज्यादा स्टेबल होगा, इसी कारण आपका ये वाला जो सेकंड स्टेटमेंट है वो भी सही है। तीसरा बोल रहा है कि बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 प्लस इज इक्वल टू N2 प्लस, बिल्कुल सही। O2 प्लस का देखिए बॉन्ड ऑर्डर कितना आया, अभी आपने निकाला 2.5, और N2 प्लस का भी बॉन्ड ऑर्डर कितना आया 2.5 आया, तो ये तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। चौथा स्टेटमेंट बोल रहा है F2 इज मोर स्टेबल देन N2, ये गलत है। क्यों? क्योंकि F2 में क्या हो रहा है, आपके पास में केवल एक ही बॉन्ड बनेगा, और N2 में आपके पास में ट्रिपल बॉन्ड बन जाएंगे। और एक रिलेशन होता है, आपको शायद पता होगा, कि नंबर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड एंथैल्पी, या इनडायरेक्टली बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी किसकी, N2 की, क्योंकि इसमें बॉन्ड ऑर्डर 3 है, और F की स्टेबिलिटी कम होगी क्योंकि उसमें बॉन्ड ऑर्डर 1 है। तो इसका आंसर सही होगा, जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, तो चौथा वाला जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है आपका इस वाले क्वेश्चन में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 52, ये भी आपका क्वेश्चन है आपका इनऑर्गेनिक का, मतलब केमिकल बॉन्डिंग से। बोल रहा है कि द इनकरेक्ट अबाउट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वीबीटी का इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है कि क्या चीज वीबीटी में इनकरेक्ट होती है। तो पहला ऑप्शन दिया है, इट डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द वीक एंड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। तो ये तो सही है कि वीक और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की यहां से हमको कोई मतलब इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, तो ये तो करेक्ट है। दूसरा बोल रहा है, इट इज एबल टू मेक प्रिसाइज प्रिडिक्शन रिगार्डिंग द टेट्राहेड्रल इन स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर ऑफ 4 कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस। ये गलत है, क्योंकि आपको इससे प्रिडिक्शन करने में कोई उससे फर्क नहीं पड़ेगा आपको कि उसका स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर जो है उसके हाइब्रिडाइजेशन के उस वीबीटी से, मतलब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से इसका कोई रिलेशन नहीं है। इसका रिलेशन किससे है, सीएफटी से है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से है, जहां पे लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड का कॉन्सेप्ट आएगा। तो इसका मतलब है आपका जो आंसर मतलब जो इनकरेक्ट है अबाउट वीबीटी, वो आपका सेकेंड ऑप्शन होगा। अब आते हैं हम लोग इसमें अब नहीं है, हम लोग नेक्स्ट पेज पे आते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे आ रहे हैं, और यहाँ पे हमारे पास 58th क्वेश्चन जो है वो हमारा क्वेश्चन इनऑर्गेनिक है। बोल रहा है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट कैन बी रिड्यूस 1 मोल ऑफ स्टेनस आयन। स्टेनस आयन में कितने मोल? तो देखिए इसमें रिएक्शन क्या होता है, K2Cr27 Cr2O7 प्लस Sn प्लस प्लस, स्टेनस को हमने लिया हुआ है यहाँ पे, और ये जो होगा ये कन्वर्ट होगा Cr+3 में, और यहाँ पे आ जाएगा Sn+4 में। ठीक, तो ये आपकी रिएक्शन होगी। मैंने आयनिक रिएक्शन लिख दी, पूरी नई रिएक्शन लिखी। तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि 1 मोल से आपके पास में 1 मोल में कितना चेंज आया, आप यहाँ देख रहे हैं। इसके 1 मोल में तो चेंज कितना आ जाएगा, जैसे यहाँ देखा आपने तो कितना हो गया +12 से ये कितना हो गया +6 हो गया। ठीक है, तो 6 मोल का चेंज आया। तो इसमें कितना चेंज आ गया, इसमें टोटल कितना चेंज आया, Sn+2 से Sn+4 हो गया, तो कितने का आ गया, 2 का चेंज आ गया। तो एक में 2 का चेंज आ रहा है, एक में 6 का चेंज आ रहा है। तो 1 मोल मतलब पर मोल अगर हम लोग बात करेंगे कि तो कितने का चेंज आ जाएगा आपका 1/3 का, मतलब 2/6 हो जाएगा, आएगा 2/6। एक्चुअली में 2 का चेंज आ रहा है इसमें और 6 का चेंज आ रहा है, तो 2/6 हो गया 1 मोल के लिए, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1/3। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट वाला सही होगा 1/3। तो कितने पोटेशियम डाइक्रोमेट लगेंगे रिड्यूस करने के लिए, 1 मोल स्टेनस को 1/3 मोल्स लग जाएंगे इसके रिड्यूस करने में, क्योंकि यहां से +12 से +6 और इसका +2 से +4 हो रहा है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग बिहेव एज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप व्हेन अटैच्ड विद बेंजीन रिंग। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होते हैं, ईडीजी ग्रुप जो होते हैं, तो ये जो है NO2 EWG है, CNB EWG है, मतलब जिसमें मल्टीपल बॉन्ड हैं वो सारे के सारे EWG होते हैं। और CH3 जो होता है, ये भी फैक्ट टाइप का क्वेश्चन है, तो आप समझिएगा बेंजीन रिंग से जो भी अटैच हैं और वो मल्टीपल बॉन्ड वाले हैं, की एटम जिसमें मल्टीपल बॉन्ड वाले हैं वो सारे EWG होते हैं, और जिसमें मल्टीपल बॉन्ड नहीं होते हैं वे, या लोन पेयर होता है की एटम के पास में, वो सारे EDG ग्रुप की कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पे जो CH3 है, मिथाइल ग्रुप जो है, वो प्लस आई इफेक्ट दे रहा है, EDG ग्रुप की कैटेगरी में आएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 बोल रहा है कि आइडेंटिफाई द कार्बोकैटायन इन विच इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन एंड रेजोनेटिंग इफेक्ट, चारों आपको देखने को मिले। इंडक्टिव मिलेगा, देखिए आपका ये वाला क्वेश्चन, इसमें आपको क्या मिल रहा है, इसमें आपको हाइपर कंजुगेशन मिल रहा है और मीजोमेरिक मिल रहा है, इंडक्टिव नहीं मिल रहा है। इसमें आपको क्या मिल रहा है, इसमें आपको हाइपर कंजुगेशन नहीं मिल रहा है क्योंकि कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं आ रही है। सेम इसमें भी यही हो रहा है, ये आपका इसमें सभी चीजें मिल रही हैं। तो आपका हाइपर कंजुगेशन ही, हाइपर कंजुगेशन मतलब अल्फा हाइड्रोजन नहीं मिल रही है, इंडक्टिव इफेक्ट का इसमें अल्काइल ग्रुप भी प्रेजेंट है, मतलब, और इसमें साथ ही साथ में माइनस आई इफेक्ट दे रहा है ऑक्सीजन होने का, और साथ में कंजुगेशन में भी है सिस्टम। यहाँ पे इधर से भी लोन पेयर पाई बॉन्ड कंजुगेशन है और इधर आपका कैटायन पाई बॉन्ड कंजुगेशन है, तो ये मीजोमेरिक इफेक्ट भी दे रहा है। तो तीनों, या रेजोनेटिंग इफेक्ट जिसको बोलते हैं, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा, चौथा वाला, जिसमें तीनों ही इफेक्ट आपके ऑपरेट हो रहे हैं। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 61। ये भी आपका ऑर्गेनिक वाला क्वेश्चन है। बोल रहा है इसका IUPAC नाम पूछा है, इजी है। अगर ये स्ट्रक्चर की हम बात करें, ये स्ट्रक्चर बना हुआ है यहाँ पे इस टाइप से, यहाँ OH है, यहाँ CH3, यहाँ Cl है। आपको पता है कि आपका PFG जो है, प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप कौन सा है, OH है, तो आपको नंबरिंग उस टर्मिनेशन से स्टार्ट करनी पड़ेगी जिधर से OH नजदीक पड़ रहा है। तो यहां से हम करते हैं 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 कार्बन की पेरेंट चेन बनी आपकी, और आपके फर्स्ट कार्बन पे Br है, मतलब हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 1 ब्रोमो 5 क्लोरो 4 मिथाइल और हेक्सेन 3 ऑल। मतलब ये अगर ऑप्शन देखा जाए तो ये पहला वाला ऑप्शन सही होगा। आपको केवल नंबरिंग करनी, फिर नाम तो आप लिख ही लेंगे, क्वेश्चन इजी था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 62 में। 62 क्वेश्चन बोल रहा है, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1 बोल रहा है कि 1 ब्यूटीन ऑफ ऑन रिएक्शन विथ HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड प्रोड्यूस 1 ब्रोमोब्यूटेन। ये सही है, ये बिल्कुल सही है। 1 ब्यूटीन जो होगी, मतलब अगर मैं बात करूं 1 ब्यूटेन की, तो ये 1 ब्यूटीन है, और इसकी रिएक्शन अगर मैं करा रहा हूं HBr के साथ में, HBr के साथ में प्रेजेंस ले रखी है पेरोक्साइड की, ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करेगा। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करने का ये जो प्रोडक्ट बनाएगा वो क्या बनाएगा, यहाँ पे 1 ब्रोमो ब्यूटेन बन जाएगा। तो 1 ब्रोमो ब्यूटेन बन रहा है, तो ये तो सही है, क्योंकि एंटी मार्कोनिकॉफ में क्या होता है कि उस डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ में Br जाके अटैच होगा जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है ड्यू टू लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। ये आपने पढ़ा होगा, उसी को एंटी मार्कोनिकॉफ रूल बोलते हैं, या इसी को पेरोक्साइड इफेक्ट या खराश इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो ये पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट हो गया। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है इट इन्वॉल्व द फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन मैकेनिज्म। बिल्कुल सही, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, क्योंकि पेरोक्साइड बॉन्ड जब ब्रेक होते हैं तो रेडिकल बनते हैं, और एंटी मार्कोनिकॉफ जो होता है वो रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू प्रोडक्ट को फॉर्म करता है। इसका मतलब ये है कि स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों जो होंगे वो आपके करेक्ट होंगे। तो 62 का फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 63। 63 में एक इक्वेशन दिया हुआ है आपको, यहाँ पे आपको एसिडिफाइड KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन करा रहा है यहाँ पे, और ये प्रोडक्ट बना दिया है आपका, कीटोन बना हुआ है आपका एल्कीन से, और साथ में गैस इवॉल्व हो रही है, उस गैस का मोलर मास पूछ रहा है। यहाँ पे जो गैस इवॉल्व हो रही है वो आपकी CO2 है। मतलब ये रिएक्शन जो हो रही है, ये जो रिएक्शन होगी, मैं यहाँ पे करके बताता हूँ। ये आपका CH2C डबल बॉन्ड CH2, और इसका हम लोग ऑक्सीडेशन कर रहे हैं KMnO4 ऑब्लिक H+ के साथ। मतलब ये एसिडिफाइड KMnO4 के साथ इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ध्यान रखिए यहाँ पे ये ऑक्सीडेटिव क्लीवेज हो जाता है,
इसको टेक्निकली हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेटिव क्लीवेज। ऑक्सीडेटिव क्लीवेज का मतलब होता है ऑक्सीडेशन अलोंग विथ सीसी बॉन्ड क्लीवेज। जहां पे पाई बॉन्ड लगे होंगे, डबल बॉन्ड होंगे, वहां से ये स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाता है दो पार्ट में, और जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन है वो बना लेता है करस्पॉन्डिंग एसिड, और जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं होती वो बना लेता है करस्पॉन्डिंग कीटोन। तो अगर आप गौर से देखें तो इधर में इस कार्बन के पास, डबल बॉन्डेड कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं है, तो ये बना लेगा कीटोन, तो आपका यहां पे बन गया ये कीटोन। और जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन है, मतलब इधर आप देखेंगे राइट साइड में, तो ये बना लेगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब एक कार्बन का एसिड बनेगा, तो यहां पे बन जाएगा फॉर्मिक एसिड। पर आपको शायद पता होगा फॉर्मिक एसिड अनस्टेबल होता है, यहां से ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा और यहां से ऑक्सीडाइज होके ये CO2 और H2O में टूट जाएगा। तो आपका जो एंड प्रोडक्ट बनेगा वो फॉर्मिक एसिड नहीं बनेगा कीटोन के साथ, आपका जो एंड प्रोडक्ट बनेगा CO2 और H2O बनेगा। तो यहां पे जो X दे रहा है वो गैस कौन सी है, CO2 है, और CO2 का आपको मोलर मास पता है कितना होता है, 44। तो यहां आंसर हो जाएगा 44। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 64 में। क्वेश्चन नंबर 64 बोल रहा है, ये आपको टेट्राहेलाइड दिया हुआ है और जिंक के साथ यहां पे रिएक्शन करा रहे हैं और आपको एक्स प्रोडक्ट बना रहा है और उसकी रेड हॉट आयरन ट्यूब के साथ रिएक्शन करा है। तो यहां पे जो आपका ये जो आपका रिएक्टेंट है 1122 टेट्राब्रोमोइथेन, ये जो आपका 1122 टेट्राब्रोमोइथेन, इसकी अगर हम लोग जिंक के साथ में हीट करेंगे तो यहां पे क्या बन जाएगा आपका, यहां बन जाएगी आपकी एसिटिलीन, ये बन जाएगी आपकी इथाइन या एसिटिलीन। यहां पे एक्स जो बनेगा वो ऐसे, और इसकी रेड हॉट आयरन ट्यूब के साथ में हीट करेंगे तो ये एरोमेटाइजेशन है, और यहां पे क्या बन जाएगा आपका, यहां जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो बन जाएगा बेंजीन। तो आपका पहला ऑप्शन बनेगा, मतलब जो इसमें आंसर सही होगा वो कौन सा होगा, थर्ड वाला। आपका वाई पूछ रहा है कि वाई क्या बनेगा, एक्स तो आपका एसिटिलीन बन रहा है, वाई आपका बन जाएगा बेंजीन। ये एरोमेटाइजेशन रिएक्शन है, इसमें बेंजीन बनेगा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे। इसमें हमारे जो, तो इसमें तो हमारे पास में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो हमारे ऑर्गेनिक वाला है, तो फिर हम आगे चलते हैं, फिर नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 72 जो है वो हमको मिलेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 72 है वो बोल रहा है द करेक्ट स्टेटमेंट अमॉन्ग द फॉलोइंग रिगार्डिंग ग्रुप 16 एलिमेंट। तो ग्रुप 16 एलिमेंट के रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट देखना है। पहला स्टेटमेंट ग्रुप 16 के लिए बोल रहा है कि ऑल एलिमेंट्स एग्जिबिट एलोट्रॉप्स। बिल्कुल सही बात है। ये जो 16 ग्रुप जो होता है, जिसको कैल्कोजेन ग्रुप के नाम से हम लोग जानते हैं, ये सारे के सारे क्या होते हैं, एलोट्रॉपिक फॉर्म करते हैं, तो इनके एलोट्रॉप्स बनते हैं। तो ऑल एलिमेंट्स एग्जिबिट एलोट्रॉपी, बिल्कुल सही है, ये आपका पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है। दूसरा बोल रहा है कि द लार्ज डिफरेंस बिटवीन द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर मे बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिसिटी। ये भी सही है, क्योंकि ऑक्सीजन की जो एटॉमिसिटी होती है वो कितनी होती है, O2, और जो सल्फर की होती है वो होती है S8। ऑक्टाएटॉमिक होता है, क्राउन लाइक स्ट्रक्चर बनाता है सल्फर जो होता है, और इसी एटॉमिसिटी के कारण इनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में काफी ज्यादा डिफरेंस होता है, क्योंकि स्ट्रक्चर कॉम्पैक्ट हो जाता है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तीसरा बोल रहा है स्टेटमेंट द स्टेबिलिटी ऑफ -2 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ये भी स्टेटमेंट सही है कि जो 16 ग्रुप में जो एलिमेंट आते हैं, 16 ग्रुप में आते हैं ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टिल्लूरियम और पोलोनियम, इनकी जो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट है डिक्रीज करती जाती है, और उसकी वजह है कि डाउन द ग्रुप आएंगे तो मेटेलिक प्रॉपर्टी इंक्रीज करती है, और मेटल की जो प्रॉपर्टी होती है वो इलेक्ट्रॉन गेन करने की नहीं होती, इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होती है। इसी कारण -2 की ऑक्सीडेशन स्टेट की जो स्टेबिलिटी है वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज करेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर के जो तीनों स्टेटमेंट सही हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ द एबव, या दो चारों ये सही हैं। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 73 पे। ये भी क्वेश्चन इनऑर्गेनिक का है। CCl4 इज इनर्ट बोल रहा है टूवर्ड्स द हाइड्रोलिसिस, बट SiCl4 इज रेडियली हाइड्रोलाइज बिकॉज। पूछ रहा है कि CCl4 इनर्ट होता है, CCl4 वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है, और उसका रीजन पूछ रहा है। तो ये बोल रहा है कि कार्बन कैन नॉट एक्सपेंड इट्स ऑक्टेट वाइल सिलिकॉन कैन। बिल्कुल सही बात है।
क्योंकि जब ये वाटर में डिसॉल्व होंगे तो ये सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन करेंगे और वाटर में ऑक्सीजन के लोन पेयर क्या करेंगे, अपने में शिफ्ट करेंगे। क्योंकि कार्बन के पास में वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता है तो ये अपने ऑक्टेट को एक्सटेंड नहीं कर सकता है, और इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होंगे तो वाटर के जो लोन पेयर को है ये रख नहीं पाएगा, इसी कारण ये हाइड्रोलाइज नहीं होता है। जबकि सिलिकॉन जो है वो थर्ड पीरियड का एलिमेंट है जिसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होंगे, यहाँ पे ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को रख पाएगा और इसी कारण ये हाइड्रोलाइज हो पाएगा। तो इसका जो आंसर सही होगा वो फर्स्ट वाला ही आंसर सही होगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 75 है हमारा जो मिल रहा है इस कैटेगरी में। तो 75 क्वेश्चन ये बोल रहा है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग इंटरस्टिशियल कंपाउंड। इंटरस्टिशियल कंपाउंड होते क्या हैं, पहले तो ये समझे, इंटरस्टिशियल कंपाउंड वो होते हैं जिसके की जो इंटरस्टिशियल साइट होती है, मतलब जब कोई सॉलिड की हम बात करें, मेटल की बात करें, तो उनमें क्या होता है, नेट लाइक स्ट्रक्चर होता है। इस टाइप से नेट लाइक स्ट्रक्चर लोग ड्रॉ कर लेते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस, और इसके जो बीच में जो खाली जगह होती है इस वैकेंट स्पेस को हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइट। और यहीं पे क्या होता है, जो गैसें होती हैं हाइड्रोजन वगैरह यहाँ पे आके एकोमोडेट हो जाती है और इस फिनोमिना को हम लोग टेक्निकली बोलते हैं ऑक्लूजन। तो ये बोल रहा है कि इंटरस्टिशियल जो कंपाउंड होते हैं वो जो होते हैं वो लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के होते हैं, बोल रहा है प्योर मेटल की रिस्पेक्ट में, जो कि गलत है। थर्ड वाला स्टेटमेंट गलत है, पहला स्टेटमेंट सही है, दे आर केमिकली इनर्ट, बिल्कुल केमिकली इनर्ट होते हैं और ये स्टेटमेंट करेक्ट है। दे रिटेन मेटलिक कंडक्टिविटी, ये भी सही है, मेटलिक कंडक्टिविटी को रिटेन करते हैं क्योंकि वो बीच के स्पेस में आए हुए हैं, उसके स्ट्रक्चर पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं कर रहे हैं। और दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट देन प्योर मेटल, ये गलत है। और दे आर वेरी हार्ड, तो इसमें सही होगा जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, रॉन्ग स्टेटमेंट है, वो है आपका थर्ड वाला 75 क्वेश्चन का। ये भी फैक्ट वाला मतलब क्वेश्चन थे। और द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडिया, ये भी फैक्ट वाला क्वेश्चन है और इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, सेकंड वाला जो हो जाएगा, एफ ब्लॉक में जो रेडियाई का जो ऑर्डर है वो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना पड़ेगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 76, IUPAC नेम है, ये भी आपको नाम ध्यान रखना पड़ेगा। इसका जो सही नाम होगा वो पहला वाला, हम लोग सबसे पहले सिंपल कैटायन का नाम लिखते हैं और उसके मोल मेंशन नहीं करते, तो हमें इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम। फिर हम आएंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर सबसे पहले हम लोग लिगेंड का नाम लिखेंगे और लिगेंड का नाम भी हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। फिलहाल तो यहाँ पे एक ही लिगेंड है और वो है आपका ऑक्जिलेट, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ट्राई ऑक्जिलेटो, क्योंकि एनायनिक लिगेंड में हम लोग सफिक्स लगाते हैं ओ, और ये चूंकि कॉम्प्लेक्स एनायनिक है तो साथ में हम लोग क्या करेंगे, सेंट्रल मेटल के साथ में ATE सफिक्स और लगाएंगे, तो ये हो जाएगा क्रोमेट। और फिर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगी हमारी थर्ड करने पे, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 77 का फर्स्ट वाला ऑप्शन सही होगा। अब चलते हैं थोड़ा आगे और अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे। यहां हमारा 78 क्वेश्चन आ रहा है जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का है। देखिए इसमें भी थोड़ा सा आपको स्पीड में इस चीजों को समझना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये देखिए कि इसमें लिगेंड कैसे लगे हुए। जैसे मैं पहले वाले की बात करूं, पहले वाले मतलब पहले वाले को देख लेते हैं, ए वाला, ये हमारा क्या है, FeCN, एक को हम देख रहे हैं FeCN O6 है ना, हेक्सासाइनोफेरेट थर्ड आयन है ना, ये इसका IUPAC नाम हो गया। अब इसका क्या कंडीशन बन रही है, अब सबसे पहले तो आपको अगर म्यू निकालना है, म्यू कैसे निकालते हैं, मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने का आपको फॉर्मूला पता होगा, म्यू इज इक्वल टू होता है n+2 का अंडर रूट। इस फॉर्मूले से हम लोग म्यू कैलकुलेट करते हैं। म्यू है मैग्नेटिक मूवमेंट और यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अगर मैं यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालूं तो Fe का जो एटॉमिक नंबर होता है आपको पता है 26 होता है और इसके वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन होते हैं 4s2 3d6। मैं सिर्फ वैलेंस शेल ले रहा हूं क्योंकि मुझे वैलेंस शेल में ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, बाकी तो फिलअप होगा पूरा का पूरा। ये तो नॉर्मल की बात हो गई। अब इस कॉम्प्लेक्स में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी निकली, +3 निकली, क्योंकि साइनाइड के ऊपर -1 होता है तो टोटल -6 हो गई और इसकी +3 रही होगी, तभी यहाँ पे -3 चार्ज डिसबैलेंस है जो दिखा रहा है वहां पे। तो Fe+3 अगर करूंगा मतलब फेरिक आयन बनाऊंगा तो इलेक्ट्रॉन पहले तो 4s से निकलेंगे तो 4s 0 हो जाएगा और D से निकल गए तो D में से भी एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये 3d5 हो गया।
तो 5 आपके पास में अनपेड इलेक्ट्रॉन बच गए, क्योंकि हुंड के मल्टीप्लिसिटी रूल के अकॉर्डिंगली फिलअप करेंगे तो 5 आपके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इस फॉर्मूले में अगर मैं म्यू का वैल्यू रख दूं, मैंने एन का वैल्यू रखूंगा, तो ये मेरा यहां पे क्या हो जाएगा 5 प्लस 2, तो यहां से मेरे पास हो जाएगा √35। ठीक, तो ये आपका, तो अब ये आपके पास में कंडीशन ये है कि आपके पास में ये जो भाई पहले वाले को मैंने निकाला आपके सामने कैलकुलेट करके, तो यहां से आप एक टैली कर लेंगे। फिर वैसे ही अगर मैं दूसरे की बात, अच्छा ये चूंकि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये क्या बनाएगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने के कारण ये बनाएगा आपका लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, क्योंकि ये जो 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है ये क्या होंगे, डी में क्या होंगे, पेयर्ड हो जाएंगे, और आपके पास 2 डी के खाली हो जाएंगे, मतलब यहां पे हाइब्रिडेशन बनेगा D2sp3, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बना लेगा ये, और ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा। तो √35 और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ये आपका बनेगा, पर मेरे ख्याल से इसमें मिसप्रिंट है, आई थिंक सो, √3 लिखा हुआ है पैरामीटर। चलिए देखते हैं दूसरे को, एक और देख लेते हैं। ये मैंने ए के साथ बनाया अभी, अब मैं बी को भी देख लेता हूं। बी मेरा है COFE, सॉरी COF6 -3, तो ये क्या है, हेक्साफ्लोरिडो कोबाल्टेट थर्ड आयन। तो यहां पे भी कोबाल्ट की ऑक्सीजन स्टेट क्या आ गई, थर्ड आ गई। अब कोबाल्ट जो होता है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 27। आयरन कोबाल्ट निकल, तो इसका वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन हो गया 4s2 3d7। अब इसमें +3 कर दिया मैंने, तो कोबाल्ट की ऑक्सीजन स्टेट +3 है, तो ये हो जाएगा 4s0 3d6। अगर 3d6 हो रहा है तो कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जा रहे हैं, 4। अगर डी में 6 के इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो 1 2 3 4 5 और ये 6, ये 6 हो गए, और ये आपके पास चारों के चारों अनपेड रह जाएंगे। वो क्यों अनपेड रह जाएंगे, बैक पेयरिंग क्यों नहीं होगी, क्योंकि फ्लोरीड जो है F जो है वो आपका वीक फील्ड लिगेंड है ना, तो ये आपको याद होगा, तो आपको पता होगा, तो ये फैक्ट है। तो फ्लोरीड वीक फील्ड लिगेंड होने के कारण यहाँ पे अनपेड। तो आपके पास n का, तो यहाँ से अगर मैं म्यू निकालूंगा तो मैं लगाऊंगा फार्मूला n+2 का अंडर रूट, और यहाँ पे मैं n का वैल्यू कितना रखूंगा 4, तो 4 + 2 का अंडर रूट लगाऊंगा अगर, तो यहाँ से आ जाएगा √24, तो इसका आ जाएगा √24, और 4 अगर हैं तो ये आपके पास हो गया ये पैरामैग्नेटिक, क्योंकि इसमें, और ये बना रहा है आपका हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो आपका बी जो होगा वो 4th वाला होगा, और बी 4th जो दिख रहा है वो एक ही में दिख रहा है, अगर आप गौर से देखें तो इसमें ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए फर्स्ट वाला, पर इसमें करेक्शन होगा, ये 3 नहीं होगा, ये मिसप्रिंट है यहाँ पे, ये मेरे ख्याल से यहाँ पे √35 होना चाहिए, ए का थर्ड होना चाहिए, और ये 35 होगा, तब ये बनेगा आपका। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये आपको समझ में आया होगा। मैंने 2 ही के बताए, बाकी के भी आप ऐसे निकाल सकते हैं, और इस टाइप से आप वहाँ पे देख सकते हैं। अब मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 79 पे, आपको मिलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट द हाईएस्ट मोलार कंडक्टिविटी। देखिए, मोलार कंडक्टिविटी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मोलार कंडक्टिविटी के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि कोई कॉम्प्लेक्स कितने आयन प्रोड्यूस कर रहा है वाटर में, जितने आयंस देगा। और ये आपको मालूम है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स को जब हम लोग आयोनाइज करते हैं तो उसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर ब्रेक नहीं होता, उसमें जो सिंपल कैटायन या सिंपल एनायन है वही बाहर निकलते हैं। तो अगर हम लोग बात करें पहले वाले कॉम्प्लेक्स की, तो पहला वाला कॉम्प्लेक्स जो दिया है CONS3 का होल 6 Cl3, अगर मैं इसको आयोनाइज करूं तो ये टूटे कैसे, CONS3 का होल 6 + 3 Cl-, तो यहां से जो टोटल आयंस मिलेंगे वो n का वैल्यू कितना आ जाएगा, टोटल 4 आएगा, एक कैटायन मिलेगा और 3 एनायन मिलेंगे, तो टोटल आपके पास 4 आयन मिल रहे हैं, और सबसे ज्यादा इसी में मिल रहे हैं, पहले वाले में, दूसरे वाले में 3 मिलेंगे, तीसरे वाले में 2 मिलेंगे, और चौथे वाले में कोई नहीं मिलेगा। तो जिसके पास आयन ज्यादा मिलेंगे आफ्टर आयोनाइजेशन उसकी कंडक्टिविटी भी ज्यादा होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा 79 का फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पे। 80 में बोल रहा है कि क्लोरोफॉर्म
इज स्लोली ऑक्सीडाइज इन द एयर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एक्सपोर्ट। ये बनाता है फॉस्जीन गैस, ठीक है, ये होती है फॉस्जीन गैस जिसका फॉर्मूला क्या होता है COCl2, कार्बोनिल क्लोराइड बोलते हैं, ये होता है इसका फॉर्मूला। यहां पे मैं लिख दे रहा हूं COCl2 इसको बोलते हैं। एक होता है फॉस्फीन जो होता है PH3, है ना, जो व्हाइट फास्फोरस बनाता है, एलोट्रॉप होता है जो फास्फोरस का, और जो फॉस्जीन होता है, इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज होता है फॉस्फीन और फॉस्जीन में, यहां पे बनाएगा ये फॉस्जीन जो कि क्लोरोफॉर्म फॉर्म करता है। इसी कारण क्लोरोफॉर्म को हम एयर टाइट और डार्क बॉटल में रखते हैं क्योंकि ये फॉस्जीन गैस बनाता है जो कि पॉइजनस गैस है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 81 में, पूछ रहा है कि द कंपाउंड विच प्रोड्यूस इमीडिएट टर्बिडिटी विथ लुकास रिएजेंट। तो देखिए लुकास रिएजेंट में जो इमीडिएटली टर्बिडिटी जो प्रोड्यूस करेगा वो होगा आपका 3 डिग्री अल्कोहल, क्योंकि 3 डिग्री अल्कोहल ही सबसे करता है। अब इस ऑप्शन में आपके पास में पहला ऑप्शन है हेक्सेन 1ऑल, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि 1ऑल बोल रहा है मतलब 1 डिग्री अल्कोहल हो गया। दूसरा बोल रहा है हेक्सेन 3ऑल, 2 मिथाइल हेक्सेन 3ऑल, ये भी आपका 1 डिग्री अल्कोहल हो गया, सॉरी 2 डिग्री अल्कोहल हो गया कि थर्ड पोजीशन पे अगर OH लग रहा है तो। फिर बोल रहा है 2 मिथाइल हेक्सेन 1ऑल, ये भी 1 डिग्री अल्कोहल हो गया। आपका लास्ट वाला बोल रहा है 2 मिथाइल हेक्सेन 2ऑल, ये है आपका जो 2 मिथाइल हेक्सेन 2ऑल, मतलब यहां OH लगा है और यहीं पे क्या लग रहा है आपका मिथाइल ग्रुप भी लगा हुआ है, तो 2 मिथाइल हेक्सेन 2ऑल, तो यही आपका कौन सा अल्कोहल हो गया 3 डिग्री अल्कोहल हो गया। मतलब आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला, क्योंकि 3 डिग्री अल्कोहल लुकास के साथ में व्हाइट टर्बिडिटी इमीडिएटली प्रोड्यूस करेगा। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 82 पे। 82 भी क्वेश्चन हमारा ऑर्गेनिक का ही है कि ग्लिसरॉल हैज 1 डिग्री एंड 2 डिग्री अल्कोहलिक ग्रुप। तो ग्लिसरॉल का पहले फॉर्मूला समझे, ग्लिसरॉल होता क्या है। ग्लिसरॉल होता है CH2OH CHOH CH2OH, इसको बोलते हैं हम लोग ग्लिसरॉल। तो अगर हम बात करें तो जो दोनों टर्मिनल वाले जो अल्कोहल हैं ये दोनों 1 डिग्री हैं और ये 2 डिग्री है, मतलब ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है और ये 2 डिग्री है। तो बोल ये रहा है क्वेश्चन में कि 1 डिग्री है और 2 डिग्री है, तो ये तो गलत है, स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है। द कॉमन नेम ऑफ ऑर्थो डाइहाइड्रोक्सी बेंजीनिस कैटेकॉल, ये सही है, तो आंसर सही होना चाहिए आपका फोर्थ वाला, ठीक है। कैटेकॉल होता है वो ये होता है OH और OH, अगर हमें 2 OH लगा रखे हैं बेंजीन रिंग में तो इसको बोलते हैं कैटेकॉल, तो ये है कैटेकॉल, ऑर्थो पोजीशन पे OH लगाया हुआ है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, इसमें आपको नेक्स्ट जो मिलेगा वो मिलेगा 83 क्वेश्चन भी आपका ऑर्गेनिक का ही है। बोलिए विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन यील्ड 2 प्रोपेनॉल, कौन आपका 2 प्रोपेनॉल देगा, ठीक है। तो पहला वाला तो दे देगा 2 प्रोपेनॉल, ठीक है, क्योंकि डबल बॉन्ड जब टूटेगा, इधर लिख लेता हूं, देखिए ये रिएक्शन ऐसी हुई CH2 डबल बॉन्ड CH CH3 प्लस HOH, प्लस H2O, तो ये वाटर टूटा H। अब ये जो आपका बॉन्ड है ये किधर टूट के जाएगा, ये इस साइड में टूटेगा। क्यों टूटेगा, क्योंकि 2 डिग्री कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है, मोर हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर का, मतलब आपके पास में बीच में आ जाएगा निगेटिव चार्ज तो पॉजिटिव चार्ज, तो ये टूटने के बाद कैसा दिखेगा आपका CH2 निगेटिव सिंगल बॉन्ड CH पॉजिटिव और ये CH3। और वाटर कैसे टूटा आपका H प्लस और OH माइनस में, तो ये जो OH माइनस है वो क्या होगा मिडिल वाले कार्बन पे जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा प्रोपेन 2ऑल, तो पहले से तो प्रोपेन 2ऑल बन जाएगा, ठीक है ना। ये इधर ही क्यों टूटा आपको समझ में आ गया, क्योंकि ये मोर हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनाएंगे, इसके पास में 5 अल्फा हाइड्रोजन जा रही है, 3 इधर से और 2 इधर से, और ये अगर इधर टूट के जाता तो इसके पास में केवल एक ही अल्फा हाइड्रोजन आती तो ये लेस स्टेबल होता, तो ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन मोर स्टेबल से इंटरमीडिएट से प्रोडक्ट फॉर्म होंगे। दूसरा है एल्डिहाइड की मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन कराते हैं फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, यस ये भी आपका बना देगा 2 डिग्री अल्कोहल, क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड से बनता था 1 डिग्री अल्कोहल, एसिटल्डिहाइड से बनता था ग्रिग्नाट रिएजेंट के साथ रिएक्शन करके 2 डिग्री अल्कोहल, और कीटोन के साथ बनता था 3 डिग्री अल्कोहल, शायद आपको याद होगा, तो ये मैं बता रहा हूं। तो ये सेकंड वाला भी आपका क्या होगा 2 डिग्री अल्कोहल बना लेगा, मतलब प्रोपेन 2ऑल बना लेगा। थर्ड वाला जो है वो कौन सा बनाएगा, ये इथेनॉल बना लेगा, मतलब अल्कोहल बना लेगा, इथाइल अल्कोहल, ये 1 डिग्री अल्कोहल बना लेगा। और लास्ट वाला भी आपका क्या बना लेगा, तो ये भी आपके
जो 4 हैं इसमें से केवल फर्स्ट और 2, 1 और 2 जो होंगे यही दोनों क्या होंगे आपके 2 डिग्री अल्कोहल को फॉर्म कर पाएंगे। तो इसमें आंसर सही हो जाएगा इसका फर्स्ट वाला। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इसमें हमको 84th वाला क्वेश्चन मिल रहा है। फिर से बोल ये रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रीजेंट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश एसिटाल्डिहाइड एंड एसीटोन। एसिड एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश कौन करता है? टॉलरेंस टेस्ट, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, दोनों ही करते हैं। आपको मालूम है एल्डिहाइड देता है पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट, सिल्वर मिरर टेस्ट जिसको बोलते हैं हम लोग, और फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट देता है जो कीटोन नहीं देता। तो इसका भी आंसर हो जाएगा आपका थर्ड वाला। अब आते हैं नेक्स्ट, बोल रहा है रीजेंट यूज टू वुल्फ-क्रिश्नर। वुल्फ-क्रिश्नर रिएक्शन, ये भी फैक्ट वाला क्वेश्चन है बिल्कुल। वुल्फ-क्रिश्नर रिएक्शन में जो यूज होता है वो हाइड्रोजीन होता है, और वुल्फ-क्रिश्नर रिएक्शन में बनता क्या है प्रोडक्ट? उससे बन जाते हैं करस्पॉन्डिंग अल्केन फॉर्म होते हैं। फिर आपका ये रिएक्शन 86 अगर आप ये देखें तो 86 ये बिल्कुल इटार्ड रिएक्शन है ना। इसमें जो आपका इंटरमीडिएट बनेगा वो थर्ड वाला, ये भी बिल्कुल इजी है। एक्स जो पूछ रहा है एक्स क्या बनेगा, और ये एल्डिहाइड ये बेसिकली इटार्ड रिएक्शन है, बड़ी पॉपुलर रिएक्शन है बेंजल्डिहाइड के फॉर्मेशन की। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 87 में। बोल रहा है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ एनिलीन विद ब्रोमीन। एनिलीन की ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो एनिलीन की अगर ब्रोमीन के साथ कराते हैं एक्सिस में तो क्या बना लेता है वो? ब्रोमीन वाटर जो रिएक्शन होती है 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन बनाता है, जो कि टेस्ट है एनिलीन का। इसका व्हाइट प्रेसिपिटेट आता है, और ये एलिफेटिक अमीन से एरोमेटिक अमीन को क्या करता है? सेपरेट करने में यूज करते हैं। ये टेस्ट है एनिलीन का, 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन का व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। तो 87 का आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ वाला। अब आते हैं 88 क्वेश्चन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ द अमाइन। आपको मालूम है कि अगर आपको ओवरऑल ऑर्डर पूछता है अमाइन की बेसिसिटी का, तो अमाइन की बेसिसिटी का जो ऑर्डर होता है वो 2 डिग्री अमाइन सबसे ज्यादा बेसिक हो जाती है, मतलब थर्ड वाला सबसे आगे आ जाएगा, मतलब ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर आपके पास आ जाएगा 1 डिग्री अमाइन, फिर आपका आ जाएगा 3 डिग्री अमाइन, और सबसे लास्ट में आ जाएगा अमोनिया, क्योंकि अमोनिया बेसिक बहुत कम होती है क्योंकि उसमें कोई भी प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप नहीं लगा होता। तो ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट और ड्यू टू सॉल्वेशन इफेक्ट, इन दोनों को कंबाइंड करेंगे तो उससे कारण क्या होता है? 2 डिग्री अल्कोहल सबसे ज्यादा बेसिक हो जाता है, ये आपको पता है। तो ओवरऑल बेसिसिटी पूछ रहा है इसकी, तो आंसर सही हो जाएगा आपका ये वाला ऑर्डर ऑफ 88 का। अब आपको 89 क्वेश्चन बोल रहा है विटामिन और उनकी डिफिशियंसी के ऊपर। ये भी फैक्ट वाला क्वेश्चन है, आपको याद होना चाहिए। जैसे हम बात करें पहले विटामिन B6 की, विटामिन B6 से जो डिजीज होती है, मतलब सॉरी, इसका केमिकल नेम जो होता है वो क्या होता है? पायराडॉक्सिन। मतलब आपका आंसर सही हो जाएगा ए का सेकंड। ए के सेकंड 2 हैं, तो अब सेकंड देखते हैं। विटामिन सी, विटामिन सी का नाम होता है स्कॉर्बिक एसिड, स्कॉर्बिक एसिड बी का थर्ड, मतलब आपका आंसर सही हो जाएगा फर्स्ट वाला। तो ये उनके केमिकल नेम है, ठीक है। तो ये भी फैक्ट वाले हैं, इसको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। विटामिन B2, B1 इन सबके नाम क्या होंगे। अब मैं आता हूं नेक्स्ट स्लाइड पे। आखिरी क्वेश्चन इसका 90 वाला क्वेश्चन बोल ये रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल बी सुटेबल फॉर जेल्डाल्स मेथड फॉर द एस्टिमेशन। देखिए जेल्डाल प्रोसेस में केवल NH2 ग्रुप, मतलब ये एनिलीन, ये भी फैक्ट है। NO2 डायजोनियम सॉल्ट और जो हेट्रोसाइक्लिक जो स्ट्रक्चर होते हैं पायरिडीन वगैरह, ये सब जेल्डाल में यूज नहीं होते। जेल्डाल से एस्टिमेशन इसका नहीं कर सकते, NH2 ग्रुप का केवल एस्टिमेशन करेंगे, तो ये एनिलीन यहाँ पे यूज में आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ। तो उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। ये मैंने अभी पेपर आपके सामने डिस्कस किया AITS 6 का। अब मैं आगे चल के नेक्स्ट जो है वो AITS 7 का पेपर, आज हम लोग AITS का 7th वाला जो सीरीज है AITS 7, उसका पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हम लोग अब आगे चलते हैं इसमें, और जैसा कि आप देख पा रहे हैं जो पहला क्वेश्चन इसमें मिल रहा है हमको इनऑर्गेनिक वाला, वो आपका 7th वाला है, 49th क्वेश्चन है कि द करेक्ट वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इन किलोजूल, और आपको लिखा है बेरिलियम, नियॉन, हीलियम एंड नाइट्रोजन। बेरिलियम, नियॉन, हीलियम एंड नाइट्रोजन। देखिए अब डाटा तो हमको कोई याद करना नहीं है या है भी नहीं, तो हम ये कैसे जानेंगे कि कौन सी कंडीशन क्या हो रही है? तो पहले तो ये समझ लीजिए कि जो इनर्ट गैसेस होती हैं उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत हाई होती है। आपको पता है वो इलेक्ट्रॉन लूज करते नहीं है ना। एक तो नॉन मेटल भी है, और साथ में सबसे 18 ग्रुप में आ रहे हैं, सबसे राइट साइड में मोस्ट है, तो वहां पे तो आपको जो हाईएस्ट एनर्जी जो दिख रही है वो आपको यहां पे दिख रही है। तो 1021 इनकी वैल्यूज दी हुई हैं सबकी,
तो आपको इसको सेट करना है कि ये किस कैटेगरी में चले जाएंगे। अब जैसे चारों ऑप्शन में से अगर हम लोग देखें तो आप देख रहे हैं बेरिलियम जो आ रहा है वो सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है, तो इसका मतलब है कि बेरिलियम की एनर्जी इसमें सबसे कम होनी चाहिए। तो बेरिलियम की एनर्जी सबसे कम इन चारों में से किस में दिख रहा है, जो ऑप्शन में जो है वो है 786। तो ये एक से ज्यादा कई में दिख रहा है, 3 में दिख रहा है, तो सेकंड वाला ऑप्शन तो हो नहीं सकता। अब हमको देखना है उसके बाद है नियॉन। तो नियॉन की एनर्जी जो होगी वो ज्यादा होगी क्योंकि वो उसका ग्रुप है, और हीलियम की एनर्जी भी ज्यादा होगी। ये सब सारे 1000 वाले उसमें जाएंगे। तो अगर हम लोग देखें तो आंसर सही हो जाएगा इसका थर्ड वाला, क्योंकि नियॉन और हीलियम की एनर्जी ज्यादा होगी बहुत, क्योंकि वो इनर्ट गैसेस हैं। पर अगर इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो हीलियम की एनर्जी ज्यादा होगी, क्योंकि हीलियम ऊपर आ रहा है और नियॉन नीचे आ रहा है, तो डाउन द ग्रुप आने पर आयनाइजेशन एंथैल्पी कम हो जाती है। तो इन चारों में सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी होगी, हीलियम की होगी। तो यहाँ पे हीलियम सबसे ज्यादा है, इसी कारण 51256 इस पूरे उसमें सबसे ज्यादा एनर्जी है। तो इससे हमने कॉमन सेंस से निकाल लिया कि इसका आंसर थर्ड होगा, क्योंकि लास्ट ग्रुप के जो हैं 18 ग्रुप के जो भी एलिमेंट होंगे उनकी आयनेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा होगी। तो 2 एलिमेंट ऐसे हैं जो 18 ग्रुप के हैं और इन दोनों में हीलियम ऊपर आ रहा है, तो सबसे ज्यादा इसकी होगी हीलियम की, फिर होगी नियॉन की, फिर होगी बेरिलियम की, और फिर होगी इसकी फिर होगी नाइट्रोजन की, और फिर होगी बेरिलियम की। बेरिलियम की सबसे कम होगी। तो इस ऑर्डर में अगर देखें तो थर्ड वाला ऑप्शन ऐसा है जो इसी ऑर्डर में आ रहा है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। क्वेश्चन नंबर 50 ये बोल रहा है कि मैच द फॉलोइंग। आपको ऑक्साइड बताना है, उसका नेचर। तो पहले तो मैं बता दूं कि जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं सारे के सारे वो बेसिक नेचर के होते हैं, और नॉन मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। और बेसिकली जो मेटलॉइड के जो ऑक्साइड होते हैं वो एम्फोटेरिक होते हैं। उसमें एक एक्सेप्शन आता है कि एल्यूमिनियम जो होता है उसका ऑक्साइड भी एम्फोटेरिक नेचर का होता है, एल्यूमिना जो होता है। तो अब हम चलते हैं आगे। तो N2O जो है वो कैसा होगा, N2O जो होगा आपका वो किस नेचर का होगा आपका, वो न्यूट्रल हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो होता है नाइट्रोजन के जो नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है वो न्यूट्रल होता है। तो ए का जो होगा वो आपका सेकंड होना चाहिए, ए का सेकंड आपका एक ही में था, तो ये आपका सेकंड। और कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है वो बेसिक नेचर का होता है ना, और बाकी सब क्लोरीन का ऑक्साइड तो एसिडिक नेचर का होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड वाला। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 51 में। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट्स हाइड्रोजन बॉन्ड। आपको मालूम है हाइड्रोजन बॉन्ड, इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। आपको मालूम है कि हाइड्रोजन बॉन्ड केवल 3 ही एलिमेंट बनाते हैं, एक है नाइट्रोजन, दूसरा है ऑक्सीजन और तीसरा है फ्लोरीन। इसके अलावा कोई नहीं बनाता। तो बाकी सब में तो आपका हाइड्रोजन, सल्फर दिया हुआ है, सिलेनियम दिया हुआ है, एक ही में दिख रहा है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन आपका यहाँ पे क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 52 में। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड विल हैव डायरेक्शनल कैरेक्टर। देखिए डायरेक्शनल कैरेक्टर जो बॉन्ड होते हैं वो कोवेलेंट वाले बॉन्ड होते हैं, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू होता है, और कोवेलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल होते हैं, इसी कारण वो एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री को क्रिएट कर पाते हैं। इसी कारण आंसर होगा आपका, ये भी फैक्ट वाला क्वेश्चन था, डायरेक्शनल जो बॉन्ड होते हैं वो कोवेलेंट नेचर के होते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 53, इस कैटेगरी में आएगा। इन विच ऑफ द एक्साइटेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन इज फॉर्म। तो ClF3 में जो क्लोरीन का जो एक्साइटेशन होगा वो क्या होगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में ये क्लोरीन क्या होगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, शेयर करके वहां पे लूज कर देगा। मतलब इसमें जो आंसर सही होगा आपका वो होगा सेकंड वाला। इन फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट में ही क्या होगा, ClF3 जो हो जाएगा, जो क्लोरीन है वो अपने मॉलिक्यूल को फॉर्म कर लेगा। क्योंकि क्लोरीन की अगर हम लोग बात करें तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, और इसका जो वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे तो 3s2 3p5 होगा। और जब हम लोग इसका ग्राउंड स्टेट में स्टेटस बनाएंगे इस टाइप से, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन 3s में और 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन रहेंगे 3p में, और इधर आपका 3d रहेगा जो आपका खाली रहेगा। अब आपको आपका जो कंपाउंड है वो है ClF3, तो आपके पास में 3 बॉन्ड बनाने हैं, 3। तो अभी आपके पास में एक हाफ फील्ड ऑर्बिटल है। अगर एक्साइटेड स्टेट में इसको आप यहाँ शिफ्ट कर देंगे तो आपका जो कॉन्फ़िगरेशन रह जाएगा यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, एक यहाँ और एक शिफ्ट हो गया आपका
डी में। तो एक ही एक्साइटेशन में शिफ्ट हो जाएंगे और 3 हाफ फील्ड ऑर्बिटल बन गए। 3 क्या करेगी, फ्लोरीन अपने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या करेगी, शेयर कर लेगी। तो इस प्रकार से एक ही इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किया है तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, मतलब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में ही ये कंपाउंड बना लेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड वाला। अब आते हैं इस स्लाइड में, तो अब नहीं है, अब आते हैं हमारा नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक, तो अब हम लोग आ रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और हमको ये क्वेश्चन मिलेगा 56 वाला, इसमें नहीं, सॉरी 60 वाला। 60 वाला इसमें ऑर्गेनिक का एकमात्र क्वेश्चन है यहाँ पे इस वाले स्लाइड में कि रेजोनेटिंग इफेक्ट ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट विद बेंजीन रिंग इज नॉट ऑब्जर्व। आपको मालूम है NH3+ में, ये भी फैक्ट वाला क्वेश्चन है, NH3+ में क्या होगा, रेजोनेटिंग इफेक्ट क्या होता है, ऑपरेट नहीं होता है इस स्ट्रक्चर में। बाकी सारे के सारे क्या करेंगे, रेजोनेटिंग इफेक्ट देंगे, या तो +R देंगे या तो +-R देंगे, पर NH3+ जो होता है ये आपका नहीं रेजोनेटिंग इफेक्ट दिखाता है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हम आ रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और यहां हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 61 जो है, स्टेटमेंट 1 में बोल रहा है कि जो साइक्लोहेक्सेन कंटेन्स 6 सिग्मा बॉन्ड एंड 0 पाई बॉन्ड। ठीक, तो पाई बॉन्ड तो 0 है, ये तो सही है, पर 6 सिग्मा नहीं है। सबके साथ में 2-2 हाइड्रोजन होंगी तो और भी ज्यादा सिग्मा होंगे। ये तो खाली स्ट्रक्चर दिखा रहा है सिर्फ कार्बन से, तो पहला स्टेटमेंट तो जो है वो इनकरेक्ट हो गया। स्टेटमेंट सेकंड बोल रहा है ऑल कार्बन एटम ऑफ साइक्लोहेक्सेन इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ये सही है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड कार्बन में जो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3 होता है, तो इससे कारण क्या होगा, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा फोर्थ वाला। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पे। क्वेश्चन नंबर 62 ये बोल रहा है कि बेंजीन की रिएक्शन करा रहे हैं हम लोग CH3Cl AlCl3 के साथ। आप जानते हैं ये रिएक्शन बड़ी पॉपुलर रिएक्शन है, इसको बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। और ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन हो गई तो यहाँ जो आपका ए प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बन जाएगा, ए जो प्रोडक्ट बनेगा वो बन जाएगा टॉल्यूइन। यहाँ पे जो ए प्रोडक्ट बना CH3 से, ये बन गया आपका टॉल्यूइन, ये आपका ए प्रोडक्ट बन गया। अब बोल रहा है टॉल्यूइन का हम लोग नाइट्रेशन कर रहे हैं। अगर हम लोग यहाँ पे इसका नाइट्रेशन करेंगे, नाइट्रेशन हम लोग नाइट्रेटिंग मिक्सचर के साथ करते हैं, HNO3 के साथ रिएक्शन, सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस, ये आपका नाइट्रेटिंग मिक्सचर है। और इसके साथ अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो ऑर्थो नाइट्रो या पैरा नाइट्रो 2 आपके प्रोडक्ट मिलेंगे। तो फिलहाल तो पैरा दिया नहीं है, तो फिर आपका आंसर सही हो जाएगा सेकंड वाला। पहले में टॉल्यूइन बनेगा ए में और यहाँ जो सेकंड वाला है जो वो बन जाएगा ऑर्थो नाइट्रो टॉल्यूइन NO2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पे। बोल रहा है फॉर द रिएक्शन द करेक्ट स्टेटमेंट इज, तो आपको C2H2 दिया हुआ है और रेड हॉट उससे बोल रहा है, तो ए आपका क्या बन जाएगा, बेंजीन। यहां पे जो रिएक्शन हो रही है C2H2 दिया है, रेड हॉट Fe ट्यूब के साथ रिएक्शन कराएंगे तो जो आपका ए बनेगा, तो ए तो आपका क्या बन जाएगा, बेंजीन। ये हो गई बेंजीन। और ये बेंजीन जब आगे रिएक्ट कर रही है किसके साथ में बोल रहा है, CH3COCl इथेनॉइल क्लोराइड के साथ में, प्रेजेंस हम लोग ले रहे हैं AlCl3 की। ये भी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है, पर ये क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट का एसाइलेशन है। ये क्या था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में फ्रीडल क्राफ्ट का एल्काइलेशन, और ये है फ्रीडल क्राफ्ट का एसाइलेशन। और एसाइलेशन कराएंगे तो जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है एसिटोफिनॉन। यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा COCH3, और ये जो होता है ये आपका क्या दे देगा, ये I2 और NaOH के साथ रिएक्शन करके ये आयोडोफॉर्म टेस्ट दे देगा। तो इसका आंसर सही हो जाएगा थर्ड वाला। तो इसका आंसर सही होगा यहाँ पे थर्ड वाला, क्योंकि ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, आयोडोफॉर्म टेस्ट। और आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा इसका मतलब CHI3 का येलो PPT यहाँ पे फॉर्म करेगा आयोडोफॉर्म टेस्ट में, मतलब आयोडीन। और आपको मालूम है CH3CO ग्रुप जो होता है वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है,
या CH3CHOH ग्रुप जो होता है वो भी आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। तो यहाँ पे देखिए CH3CO ग्रुप प्रेजेंट है तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट दे देगा। तो 63 का आंसर सही हो जाएगा आपका थर्ड वाला बी जो है वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा और येलो पीपीटी फॉर्म करेगा। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 64 में। 64 में बोल रहा है बेंजीन की रिएक्शन करा रहे हैं CH3Cl, यहां तक का तो यही है बिल्कुल, टॉल्विन बन गया, ये भी क्वेश्चन में सेम है और उसका KMnO4 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। अब मैं इसी में वो कर देता हूं इस क्वेश्चन को, यहां तक तो था, ये 64 वाला क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ। यहां से आपके पास में KMnO4 के साथ रिएक्शन करा रहा है, एसिडिफाइड KMnO4 लिया हुआ है, H+ भी है साथ में। तो ये यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे आपका बन जाएगा बेंजोइक एसिड। जो नेक्स्ट आपका कंपाउंड बनेगा वो आपका बनेगा यहाँ पे बेंजोइक एसिड, मतलब आपका बी कंपाउंड ये बन जाएगा। ये ए कंपाउंड था, बी कंपाउंड बन गया बेंजोइक एसिड, और बेंजोइक एसिड की फिर बोल रहा है सोडा लाइम के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। तो ए का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ ए जो है फिर से फॉर्मेशन ऑफ ए हो जाएगा वो, तो बेंजीन बन गई यहाँ पे। तो जो ये प्रोडक्ट बना आपका बी का ये करने से यहाँ बेंजीन हो गई। तो ये जो प्रोसेस ले रहा है वो सोडा लाइम के साथ ले रहा है। सोडा लाइम जो होता है आप जानते हैं डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कराता है, इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ ए इज द डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में क्या होता है, CO2 क्या होती है, रिमूव हो जाती है स्ट्रक्चर में से। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अब हम लोग ने नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 75। 75 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट शो द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन। ये भी फैक्ट क्वेश्चन है, ये है आपका 75 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका नेपच्यूनियम। नेपच्यूनियम जो होता है इस ग्रुप में जो होता है वो +7 तक की ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो शो करता है। तो उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको समझ में आई होगी। अब क्वेश्चन नंबर 76, ये भी फैक्ट वाला क्वेश्चन है आपका। जो यूरोपियन और गैलेडियम का जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 4f7 और 4f7 5d1 दोनों के। तो ये भी कॉन्फ़िगरेशन है, ये भी फैक्ट वाला क्वेश्चन है जो आपको याद रखना पड़ेगा। अब मैं आता हूं नेक्स्ट स्लाइड पे और इसमें मैं अब इसमें मैं आता हूं नेक्स्ट स्लाइड पे और इसको मैं डिस्कस करूंगा क्वेश्चन नंबर 77। 77 क्वेश्चन बोल रहा है KMnO4 एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, इन एल्कलाइन मीडियम व्हेन द एल्कलाइन KMnO4 इज ट्रीटेड विद Ki आयोडाइड आयन इज ऑक्सीडाइज। देखिए आयोडाइड आयन जो होते हैं KMnO4 के साथ, जो आयोडाइड आयन मतलब Ki में से I माइनस करूं तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं IO3 माइनस में, आयोडेट आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकंड वाला, क्योंकि KMnO4 के साथ ये रिएक्शन करने पर एल्कलाइन मीडिया में आयोडीन आयन से आयोडेट आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये भी फैक्ट वाला क्वेश्चन था जो आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78। इसमें बोल रहा है कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड टू फॉर्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज। तो आपसे बोल रहा है ये भी जो लिगेंड का जो ऑर्डर है ये भी फैक्ट वाला क्वेश्चन है, मतलब इसमें भी आपको सेकंड वाला जो आपने स्टीरियो स्पेक्ट्रो मतलब वो देखा होगा आपने, स्प्लिटिंग ऑफ द डी ऑर्बिटल, जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का जो ऑर्डर होता है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का ये ऑर्डर है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, फैक्ट वाला क्वेश्चन है। तो ये भी क्वेश्चन 78 फैक्ट वाला है। फिर बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्बिडिएंट लिगेंड। एम्बिडिएंट लिगेंड इसमें ये भी फैक्ट वाला क्वेश्चन है। एम्बिडिएंट लिगेंड का मतलब क्या होता है, ऐसा लिगेंड जिसमें मोर देन वन टाइप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम जो होते हैं वो लोन पेयर डोनेट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। जैसे कि आपका ये जो थायोसाइनाइड है इसमें आपका नाइट्रोजन भी और सल्फर भी दोनों ही क्या कर सकते हैं, कैपेबल हैं लोन पेयर डोनेट करने के लिए, इसी कारण ये एक एम्बिडिएंट लिगेंड है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80 में बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बोल रहा है कि पहला बोल रहा है द ऑर्डर ऑफ रेट SN2 रिएक्शन में, तो पहला वाला तो ठीक है क्योंकि 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड SN2 में सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है क्योंकि उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है, इसी कारण। सेकंड बोल रहा है ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ SN1 रिएक्शन में 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री हैलाइड का, ये भी सही है
क्योंकि आपको मालूम है कि SN1 में जो ऑर्डर होता है वो वाया कार्बोकैटायन होता है, और कार्बोकैटायन में 3 डिग्री कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है क्योंकि उसमें मोर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है। इसका सेकंड वाला स्टेटमेंट भी सही है। थर्ड वाला स्टेटमेंट बोल रहा है कि ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ इवन जो रिएक्शन हो, E2 रिएक्शन हो रही है, माने बाई जो इलिमिनेशन हो रहा है, वो रिएक्शन में जो ऑर्डर है वो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, ये भी सही है क्योंकि ये ऑर्डर उसमें भी होता है इवन में, पर इवन रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो इनकरेक्ट है, मतलब इसमें आंसर सही हो जाएगा आपका फोर्थ वाला, ये स्टेटमेंट आपका जो है वो इनकरेक्ट है। फिर आपसे बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 81 में, विच अल्कोहल ऑन रिएक्शन विथ कॉपर 270 गिव्स द कीटोन एज अ मेजर प्रोडक्ट। देखिए कॉपर की प्रेजेंस में 573 पे हिट करने पे कौन सी रिएक्शन होती है, डीहाइड्रोजिनेशन होता है, मतलब हाइड्रोजन यहां से रिमूव होती है H2 के फॉर्म में। तो जो 2 डिग्री अल्कोहल होते हैं वो बना लेंगे आपका कीटोन, और 3 डिग्री अल्कोहल जो होते हैं वो बना लेते थे एल्कीन। आपको ध्यान होगा तो इसमें 2 डिग्री अल्कोहल एक ही दिख रहा है आपको, वो सेकंड वाला, तो इसका ऑप्शन सही होगा सेकंड वाला कि 2 डिग्री अल्कोहल जो होंगे वो कीटोन फॉर्म करेंगे आफ्टर डीहाइड्रोजिनेशन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 82 में, एजर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। बोल ये रहा है कि इन आइसोमेरिक अल्कोहल द बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस विद इंक्रीज द ब्रांचेस इन द कार्बन चेन। ये तो सही है, एजर्शन सही है, क्योंकि जितनी ज्यादा ब्रांचेस होती जाती है स्ट्रक्चर में उतना ही क्या होता है, उसकी रिएक्टिविटी बढ़ती जाती है और उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता जाता है, कम होता जाता है, क्योंकि उतने रिएक्शन साइट्स उसको मिलते जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट आपको पता होगा। अब उसका रीजन बता रहा है, इन अल्कोहल वंडरवॉल फोर्सेस डिक्रीजेस विद डिक्रीज द सरफेस एरिया। बिल्कुल सही है, क्योंकि ब्रांचेस ज्यादा होने से सरफेस एरिया डिक्रीज करने के कारण क्या होगा, उसका जब भी सरफेस एरिया डिक्रीज होगा, क्योंकि सरफेस एरिया के ऊपर डिपेंड करता है वंडरवॉल फोर्स, तो इसके रीजन के कारण ऐसा होता है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट, मतलब एजर्शन भी सही है और रीजन भी सही है और उसका एक्सप्लेनेशन भी सही है। तो इसका मतलब है इसका आंसर हो जाएगा 82 का पहला वाला। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। क्वेश्चन नंबर 83 बोल ये रहा है, ROH अल्कोहल है, उसकी PCl5 के साथ रिएक्शन कराया तो प्रोडक्ट मिला एक आपको, वहां पे मिलेगा आपको अल्काइल हाइड्राइड, उसकी सोडियम के साथ रिएक्शन करा दिया तो ये कंपाउंड बन गया। तो आपसे पूछ रहा है कि R क्या होगा। बिल्कुल सेकंड, ये सेकंड वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि आपके अगर अल्कोहल के साथ ROH के साथ में अगर PCl3 या PCl5 किसी के साथ भी रिएक्शन करा रहे तो यहाँ पे बन जाएगा आपका RCl, और RCl के साथ अगर हम लोग सोडियम की रिएक्शन करा रहे हैं तो ये कौन सी रिएक्शन होती है, ये आपको पता है, ये वुड्स रिएक्शन होती है। और वुड्स रिएक्शन में अगर ये कंपाउंड बन रहा है तो R आपका क्या होना चाहिए, आपका टर्शरी मतलब सेकेंडरी मतलब ये होना चाहिए। तो ये आपका स्ट्रक्चर जो बना है आपका, ये यहाँ पे होना चाहिए, जो समझ में आ रहा है हमको। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सेकंड वाला। आपका अल्कोहल कौन सा होना चाहिए, फिर ये वाला हो जाना चाहिए। R की जगह में आपका होगा CH3CCS3HOH। ये कौन सा अल्कोहल हो गया, ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल हो गया। तो यहाँ पे आइसोप्रोपाइल ग्रुप आएगा, ये हमको समझ में आ रहा है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 84 में। आपसे पूछ रहा है कि ऑन रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस गिव्स, ये क्या बनाएगा। देखिए ओजोनोलाइसिस जब भी होती है तो एक कॉन्सेप्ट हमने समझा होगा कि जहां से डबल बॉन्ड होता है उसको ब्रेक कर दीजिए और दोनों साइड ऑक्सीजन जोड़ दीजिए। अगर ये स्ट्रक्चर है आपका, तो अगर मैं इसकी ओजोनोलाइसिस कर दूं सिंपल सी, तो ये स्ट्रक्चर यहां से ब्रेक करूंगा मैं, तो कुछ ये स्ट्रक्चर अब ऐसा दिखेगा। यहाँ पे मेरे CH3 हो गया और यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड O, और ये स्ट्रक्चर ऐसा रहा और यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड O, कुछ ये ऐसा बन जाएगा। अब ये हो गया इसका, ये तो नॉर्मल कंडीशन हो गई। अब इसको बोलता है कि इसका रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस कर रहा हूं यहाँ पे, तो जो आपका ये जो बना आपका, तो ये इसका नाम क्या हो जाएगा आपका ओजोनोलाइसिस के बाद में। अभी नाम आप देख लीजिए यहाँ पे 6-ऑक्सोहेप्टेनल, क्योंकि यहाँ से आप चलेंगे 1 2 3, यहाँ से आप करेंगे कि एल्डिहाइड ग्रुप आपका चेन टर्मिनेटिंग है, प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका आंसर हो जाएगा 6-ऑक्सो
हेप्टेनल। तो यहां से इसकी ओजोन लाइसिस में क्या होता है, जहां से डबल बॉन्ड होता है वहां से आप सिग्मा और पाई दोनों को तोड़ दीजिए और तोड़ने के बाद डबल बॉन्ड ओ दोनों साइड लगा दीजिए उस स्ट्रक्चर को तोड़ने के बाद, तो ये स्ट्रक्चर बनेगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पे। बोल रहा है एल्डिहाइड विच डू नॉट हैव एन अल्फा हाइड्रोजन अंडरगो सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एंड डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शन इन हीटिंग। ये तो मालूम है, ये फैक्ट है। ये तो कौन सी रिएक्शन होती है, कैनिजारो रिएक्शन होती है, जिसमें एक एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होता है तो वो बना लेता है सोडियम सॉल्ट ऑफ द फैटी एसिड और दूसरा रिड्यूस होकर क्या बना लेता है, अल्कोहल बना लेता है। तो 85 का आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर 86 क्वेश्चन ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन बेंजल्डिहाइड इज फॉर्म। तो पहले वाले में तो बेंजल्डिहाइड बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा पहले वाले में बेंजल्डिहाइड, क्योंकि ये कौन सी रिएक्शन है आपको पता है, ये आपकी इटार्ड रिएक्शन है, पहले वाले से बेंजल्डिहाइड बनेगा। सेकंड वाली रिएक्शन ये भी आपसे इससे बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। ये कौन सी रिएक्शन है, ये है गटरमैन कोच रिएक्शन, इससे भी आपका एल्डिहाइड बनेगा। तीसरी रिएक्शन भी आपको मालूम है, ये है रोजनमुंड रिएक्शन, इससे भी आपका एल्डिहाइड बन जाएगा। चौथी रिएक्शन है, इससे एल्डिहाइड नहीं बनेगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। आपसे पूछ रहा है कि किससे नहीं बनेगा, तो बाकी 3 से आपका एल्डिहाइड बनेगा। तीनों ही बहुत पॉपुलर नेमिंग रिएक्शन है, पहली वाली इटार्ड रिएक्शन, दूसरी वाली गटरमैन कोच रिएक्शन और तीसरी जो है वो है आपकी रोजनमुंड रिएक्शन। तो इसमें आपको ये सारी चीजें, इसमें तो आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहा हूं। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और हमारा 87 क्वेश्चन जो है वो आपका एजर्शन वाला है। बोल ये रहा है कि एन इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड, एन इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड सॉलेबल इन एल्कली। मतलब ये एन इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड मतलब ये प्राइमरी अमाइन रहा होगा जो आपका बना रहा है, तो ये सॉलेबल होता है एल्कली में, तो ये तो सही है। ये कौन सी रिएक्शन है, ये हिंसबर्ग टेस्ट है। हिंसबर्ग रीजेंट के साथ जब रिएक्शन करता है तो ये बनाएगा कंपाउंड। जैसे मैं रिएक्शन अगर बताऊं तो आपको, ये आपका जैसे इथाइल अमाइन लिया हमने C2H5 NH2, मैं थोड़ा ऐसे लिख रहा हूं NH2 को, और इसकी रिएक्शन करा रहे हैं हम लोग इस स्ट्रक्चर के साथ जिसको हम लोग बोलते हैं हिंसबर्ग रीजेंट, और इसका नाम है बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड। यहां से क्या होगा, HCl बन के निकल जाएगा और ये कंपाउंड कुछ ऐसा बनेगा NH, और उसके साथ में ये स्ट्रक्चर ड्रॉ होगा। इसका नाम है एन इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड और ये क्या होता है, KOH में डिसॉल्व हो जाता है, प्राइमरी अमीन में जो बनता प्रोडक्ट है। तो आपका एजर्शन तो सही है जो बता रहा है, और रीजन ये बोल रहा है कि द हाइड्रोजन अटैच टू द नाइट्रोजन इन एन इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड इज स्ट्रांगली एसिडिक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप सल्फोनिक ग्रुप। ये तो ये जो हाइड्रोजन आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो हाइड्रोजन आप देख रहे हैं, ये लगी हुई हाइड्रोजन जो एन इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड के साथ है, ये इधर जो ये ग्रुप लगा हुआ है, इस ग्रुप के हाईली इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग होने के कारण ये बहुत ज्यादा एसिडिक होती है, बहुत जल्दी निकल जाती है, इसी कारण ये KOH में डिसॉल्व हो जाती है। तो ये एजर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, एक्सप्लेनेशन भी सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट वाला। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 88 पे। क्वेश्चन नंबर 88 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज रिफर टू गटरमैन रिएक्शन। गटरमैन रिएक्शन कौन से रिफर कर रही थी, तो ये तो पहली वाली रिएक्शन है, Cu और HCl के साथ जो रिएक्शन होती है यही आपकी क्या है, गटरमैन रिएक्शन है। तो ये भी नेमिंग रिएक्शन है, बड़ी पॉपुलर है, डायजोनियम सॉल्ट के साथ में हम लोग इसको देखते हैं। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 89 पे। 89 क्वेश्चन ये बोल रहा है, 89 क्वेश्चन बोल रहा है कि द न्यूक्लिक एसिड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। बिल्कुल सही है। आपको मालूम है न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं ये क्या करते हैं, जो पेरेंट्स के में जो भी कैरेक्टर होते हैं, जेनेटिक कैरेक्टर्स होते हैं, उसको क्या करते हैं, उनके बच्चों में क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। तो ये तो
बायो का स्टेटमेंट है, फैक्ट है ये आप जानते हैं। दूसरा जो स्टेटमेंट सेकंड बोल रहा है, मोनोसैकेराइड्स आर हेल्ड टुगेदर बाय ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज टू फॉर्म द डाइसैकेराइड। बिल्कुल सही है ये। जब आप मोनोसैकेराइड से डाइसैकेराइड बनाते हैं, जैसे कि हम लोग सुक्रोज बना रहे हैं, तो आपको मालूम है अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज से मिलकर क्या बनता है, माने सुक्रोज बनता है, डाइसैकेराइड बनता है। तो इसमें जो दोनों मोनोसैकेराइड आपस में कंबाइंड होते हैं, तो एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल के क्या करते हैं, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बना लेते हैं। ठीक है, तो ये सेकेंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, मतलब इसमें दोनों स्टेटमेंट जो होंगे वो आपके करेक्ट होंगे। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनने का फिलहाल मैं यहाँ पे दिखा नहीं रहा हूँ, बड़ा सा स्ट्रक्चर बन जाएगा, पर आपको मालूम है कि वाटर मॉलिक्यूल डिपार्ट करके वो क्या बनाएंगे, आपस में जो कंबाइंड होते हैं, तो उसी लिंकेज को हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ऐसे डाइसैकेराइड मोनोसैकेराइड से फॉर्म होते हैं। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट और लास्ट मतलब क्वेश्चन में, जो हमारा बोल ये रहा है, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड जो कि स्ट्रक्चर दिया हुआ है उसका, इज यूज टू रिएजेंट फॉर द डिटेक्शन ऑफ द कौन से कंपाउंड, किस कंपाउंड के डिटेक्शन के लिए होता है, ये बेसिकली सल्फर के डिटेक्शन के लिए ही होता है। तो सल्फर के लिए तो आपके नाइट्रोजन के दिया है, सल्फर का और दे रहा है, तो वो क्या बनाएगा, वो कंपाउंड जो होगा वो ये बना लेता है, थायो प्रोसाइड बनाता है। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के साथ जो रिएक्शन होता है, तो यहां पे आपको क्या कर देना है, पहला वाला इसमें ऑप्शन सही होगा, ये कॉम्प्लेक्स बनाता है, तो ये आपका कंपाउंड फॉर्म होता है। तो इस टाइप से ये क्वालिटेटिव एनालिसिस का क्वेश्चन है, जो कि आपका सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड जो होता है रिएक्शन करके सल्फर के डिटेक्शन में बेसिकली इस्तेमाल किया जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि ये पेपर में मैंने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए आज आपके साथ में, वो आपको समझ में आए होंगे और आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो नेक्स्ट टाइम मैं इसके आगे के जो AITS के पेपर हैं उनके ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के पोर्शन को आपके साथ डिस्कस करूंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।